Yeah. See, so what we have done in the last class, this is MVC. Okay. MVC lecture 3. We have started the practical and we know how to create the project in ASP.NET MVC. Okay. Starting 4-5 lectures are very important. I'm revising again. I'm providing the revision again, and how to create the controller. Okay. Third, how to add the view. And the fourth one is how to add multiple views. Okay. So one thing I want to discuss here, a controller, these points are very important. A controller can handle or manage multiple views. Okay. This point is very important to understand कि एक controller कई views को manage और control कर सकता है. Means a teacher can provide the lecture to multiple student, or we can say that the multiple student can be handled or controlled by a single teacher. Yes, it is clear. अब दूसरा point ये है, multiple controller can be created inside project. हम एक से ज्यादा कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकते हैं और एक से ज्यादा व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं. तो जब हमारे प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज होता है, देन मल्टीपल कंट्रोलर्स आर देयर एंड मल्टीपल व्यूज आर देयर. बट अभी हम लोग सिंगल कंट्रोलर विथ मल्टीपल व्यूज अप्रोच पे चल रहे हैं. बट जैसे जैसे हम एमवीसी में एक्सपर्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे हम ज्यादा कंट्रोलर्स भी ऐड करेंगे और फिर उनका मैनेजमेंट. अंडरस्टैंड? जैसे बीवॉक, पहले बीवॉक स्टार्ट हुआ था, देन वी हैव अ सिंगल टीचर एंड सम स्टूडेंट. जैसे जैसे बीवॉक इंक्रीज करता गया, हमने मल्टीपल टीचर्स को हायर किया और मल्टीपल टीचर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स आने लगे. ओके ओके. नाउ जस्ट अगेन I am starting the MVC project. Okay, so Visual Studio. आज हम लोग रेजर व्यू का प्रैक्टिकल भी देखेंगे. आज की क्लास एक्चुअली मेरी क्लास ऑफिशियली कल से स्टार्ट होती है, बट एक रिवीजन हम आज प्रोवाइड करा रहे हैं. ठीक है. न्यू प्रोजेक्ट और वेब लेफ्ट हैंड साइड पर हमको वेब चूज करना और राइट हैंड साइड पर ASP.NET MVC फॉर एप्लीकेशन. और यहां पर हमने दे दिया MVC डेमो 2 एंड क्लिक ऑन ओके. यहां से हम लोग जो टेम्पलेट चूज करेंगे वो एम्प्टी होगा. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम सारी चीजें खुद से क्रिएट करते हैं. एंड आई वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच और जीरो लेवल, सो एम्प्टी. ओके. बेसिक मींस देयर आर सम माइनर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इज देयर. ओके. But empty means nothing support. You have to create everything from your side. View engine razor. In short, again, what is view engine? What is view engine? View engine is basically, it is used to provide
the facility to write C# code inside HTML. ओके, इनसाइड HTML पेज। मतलब अगर HTML पेज में हमें कुछ C# के कोड लिखना है तो व्यू इंजन के सपोर्ट से हम लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द सिंटैक्स, क्योंकि आज का मेन फोकस हमारा व्यू इंजन पर ही। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ व्यू इंजन? ओके, @ open bracket and closing bracket. Okay, now this is the area in which we can write C# code. Okay, now one thing I want to discuss, relax everyone, अगर हम इस तरह से @ open bracket and closing bracket कहीं पर भी दे दें, हम किसी भी जगह पर HTML, तो यानी कि अब हमारा वो एरिया क्रिएट हो जाता है जिसमें हम C# के कोड लिख सकते हैं। This syntax is basically creating the C# environment inside HTML environment. Okay, this is called view engine. Okay, sir, but sir, view engine are of two types. Two types. Number one is ASPX view engine. This is the old view engine and less secure. Okay. Number two is Razor view engine, new, latest, and very secure. All right. प्रैक्टिकल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट हम प्रैक्टिकल क्या करने जा रहे हैं, दीज थिंग्स वी हैव टू क्लियर इन थ्योरी। तो अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, बट हमें मालूम हो गया है कि सर अगर व्यू इंजन लेंगे तो उसका पर्पस क्या है। ओके, नाउ यहां से हमको चूज करना होता है, तो हमने रेजर चूज कर लिया और बाय डिफॉल्ट रेजर ही होगा। क्लिक ऑन ओके। नाउ इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू सेट अप द प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड? Just click on OK. Now, the project is ready. All right. Okay. Now, when we start the project, the first of all, there should be a controller in the project. जब तक हमारा कंट्रोलर नहीं होगा, बाकी की चीजें जो एसोसिएटेड हैं, वो प्रॉपर वर्क में नहीं आ पाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to add a controller. So how to add a controller? Okay, now in the right hand side there is a folder called control. ये जो आइकन बना होता है इसको हम लोग फोल्डर आइकन कहते हैं। सर व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फोल्डर आइकन? मींस ऑल द, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न। एमवीसी का सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज था सेपरेशन ऑफ कंसर्न। और सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि कंट्रोलर अलग रहेंगे, मॉडल अलग रहेंगे, व्यू अलग रहेंगे, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो, एक चीज होती है डिपेंडेंट, एक चीज होती है एसोसिएटेड। मतलब a ERP teacher or a operating system teacher or a C data structure teacher is associated with me, but they are not dependent on me. कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे तो वो भी नहीं पढ़ा सकते, या वो अगर प्रोग्रामिंग नहीं स्टार्ट करेंगे तो हम भी स्टार्ट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, बट वी आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। हम सबका एसोसिएशन है बट डिपेंडेंसी नहीं। तो यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि यहां पर समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एमबीसी में क्या आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आया। माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क पर एम्फसाइज किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। जस्ट गिव मी अ पेन और अ मार्कर, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, just a moment, let me check the recording is properly coming. Yes, see, for example,
क्लाइंट हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ओके, क्लाइंट ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया और क्लाइंट के साथ डिस्कशन ये है कि प्रोजेक्ट एमवीसी में डेवलप होना चाहिए। वी एग्री। हमने क्या किया, हमने टीम्स बना ली। ठीक है, हमने कहा एक टीम डेटाबेस पे वर्क करेगी। ओके, कर सकती है क्योंकि डेटाबेस का फोल्डर अलग है। डेटाबेस पूरी तरह से एक सेग्रीगेटेड सेपरेटेड टॉपिक है। उसने कहा हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली बिफोर दिस एसडीएलसी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो एसआरएस डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आपका आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो आप लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग पार्ट, ये सबसे ज्यादा नीचे की तरफ। इससे पहले बहुत सारा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन होता है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब आप। ठीक है, अब एसआरएस हो गया, एसडीएलसी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बन गई। इसके बाद आता है फिजिबिलिटी स्टडी, जो कि एसडीएलसी का ही पार्ट है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कॉस्ट एस्टिमेशन करना, ये सारी चीजें। अब उसके बाद एक सोफिस्टिकेटेड, एक कॉम्पिटेंट टीम डेवलप की जाती है जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। तो हमने टीम को 3 पार्ट में डिवाइड करा। हमने कहा एक पार्ट निकल जाओ जिनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, वो व्यू पे काम करें। ओके, और व्यू पर 1 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्यू का मतलब यह है कि इस व्यू की सारी डिजाइनिंग पेपर पे हो जाती है, किस तरह से डिजाइन बनेगा। उसके बाद ये टीम चली गई व्यू पे डिजाइन करने। अब पेपर तो सब देख ही लिया। पेपर में देखने के बाद कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। जैसे मान लो अगर तुम टेक्स्ट बॉक्सेस बना रहे हो तो इसका नाम HT1 होगा, यानी हॉस्पिटल टेक्स्ट 1 और हॉस्पिटल टेक्स्ट 2, ये सब लिखा जाए। ओके, अब इस पर ये काम करने लगी। डेटाबेस ने इतने में सारी टेबल्स क्रिएट कर ली, पूरा डेटाबेस सेटअप कर लिया, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब कर लिया। प्रोग्रामर ने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे व्यू डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे वो उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेगा। तो इधर व्यू डेवलप हो रहा है, इधर पैरेलली इसकी प्रोग्रामिंग, और बाद में जाकर के ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्ट करने के बाद एक पूरा प्रोजेक्ट हमारा रनिंग फेज पे आता है। इन शॉर्ट, एमवीसी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें पैरेलल वर्क किया जा सकता है। बट अगर हम ASP.NET की बात करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी एक टाइम पर और इससे पहले की थी, तो उसके अंदर बेसिकली हम लोग पैरेलल वर्क नहीं कर सकते क्योंकि दे आर टाइटली कपल्ड। उसमें सारी चीजें एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट थी और कनेक्टेड थी। तो उसमें पूरी टीम एक पर, फिर सेकंड, फिर थर्ड लेवल। ठीक है, बट पैरेलल एग्जीक्यूशन और पैरेलल वर्क प्रोसेसिंग सिर्फ एमवीसी में ही अलाउड है। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस, ये आगे की चीज थी जो मैंने आपको बता दी। तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें सेपरेटेड रखी गई हैं। नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय कंट्रोलर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ऐड कंट्रोलर। अब कंट्रोलर का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, एज वी नो दैट। ठीक है, बट अभी हमने कहा स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आप होम रखिए, तो आपने होम, आगे कंट्रोलर को मत डिस्टर्ब कीजिएगा। इसका मतलब है कि जो चीज आप बनाने जा रहे हैं वो एक कंट्रोलर। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। ओके, अब उसके बाद आपने इसे ऐड कर दिया। अब आपका कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर बनने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कंट्रोलर एक क्लास है, तो वो आपको एक फंक्शन देता है। ये फंक्शन आपको व्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है। इस फंक्शन के थ्रू आप व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू आप व्यू क्रिएट करेंगे। तो व्यू कैसे क्रिएट होगा? देखो, व्यू क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है और इसका जो नाम होता है फंक्शन का, उसी नाम से आपको व्यू क्रिएट करना होता है। तो पहला व्यू आपसे आपसे कंट्रोलर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इंडेक्स नाम से बनाइए, क्योंकि हमने जो इंटरनल कोडिंग कर रखी है वो होम इंडेक्स की कर रखी है। होम इज माय कंट्रोलर एंड इंडेक्स इज माय व्यू। अगर आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना चाहते हैं, यू जस्ट गो विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, तो हमने कहा आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय व्यू, नो प्रॉब्लम। तो इस पूरी बॉडी में नाम पर कहीं पर भी आप
जस्ट अ मोमेंट, राइट क्लिक, ऐड व्यू। चलिए वो शेयरिंग की स्क्रीन आ रही है वहां पे, इसको थोड़ा सा मुझे आगे ले जाना होगा। ये जो आपका वेबएक्स है उसकी स्क्रीन वहीं पर आती है जहां पर वो बटन है एक्चुअली। 1 सेकेंड, बट होपफुली हम लोग कर लेंगे। ओके, डन, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू अनक्लिक दिस मास्टर पेज। ये हमारा किसी मास्टर पेज का पार्ट नहीं है, okay? तो यहां पर हमने इंडेक्स रखा है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। लिव इट एज इट इज डिफॉल्ट। ओके ओके, नाउ व्यू इंजन देखो यहां पर ऑटोमेटिक आ रहा है HTML, ओके, CS HTML razor, and I just want to untick and click on add. This is my view. सर इतना तो रिवीजन हो गया पिछले क्लास का, बट व्हाट न्यू वी विल सी इन दिस क्लास। आज हम देखेंगे रेजर व्यू इंटीग्रेशन विद द HTML पेजेस। तो यहां पर हम लिखेंगे H2 रेजर व्यू इंटीग्रेशन विद HTML पेजेस एंड HR। अंडरस्टैंड? ओके फाइन। देखो वैसे तो बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी तुम चाहो उसे यूज कर सकते हो, बट फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कलर्स जो कि ज्यादातर वेबसाइट्स में यूज होते हैं, उन्हें आप कहीं पे लिख भी सकते हैं, और उनका यूज अगर आप करते हैं, वैसे तो आपकी क्रिएटिविटी मुझसे अच्छी है, हेलो, ठीक है पहुंच गई, ठीक है मैं क्लास ले रहा बता दूं, ठीक है ओके। ओके, सो व्हाट आर द प्रोफेशनल कलर्स एक्चुअली जिनका हमें यूज करना चाहिए, जिससे हमें एक लाइट एनवायरनमेंट मिलता है। ओके तो 1 मिनट हियर, स्टाइल, ओके एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर अगर हम एक्सटर्नल CSS दे दें, हाँ तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है। एक्सटर्नल CSS हो सकता है, आज ही आपको बता दें, ठीक है कैसे करते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS, वो हम आज ही देख लेते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके आप सुनो यहां पर, ओके दीज आर द फोल्डर्स। तो आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड वन न्यू फोल्डर, ओके, और यहां पर आप लिख दीजिए माई CSS, ओके, राइट क्लिक, क्रिएट अ फोल्डर एंड जस्ट गिव अ नेम माई CSS। आपको जो ठीक लगे वो आप दे दीजिए, माई CSS, योर CSS, आवर CSS, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक CSS, कुछ भी देना चाहिए, जस्ट नेम, ओके। अब राइट क्लिक, ऐड अ न्यू आइटम, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। अब आइटम में बेसिकली देयर आर सो मेनी आइटम्स। देखो जब आप नीचे जाओगे तो तुमको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, तो अभी तुमको स्टाइल शीट ऐड करना है, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड द स्टाइल शीट। इस स्टाइल शीट का नाम भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा मेन स्टाइल, अंडरस्टैंड, मेन स्टाइल, और CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर कुछ थोड़ा सा आपको लग रहा है कि देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, विजिबिलिटी इश्यूज हैं, ठीक है,
web style sheet, and here I'm writing main style.css. main style.css. okay, अब आप इसको ऐड कर देंगे, then this file will be added here. okay, ये आपकी एक CSS बन गई। अब इसको बनाने का एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज, और कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज है कि रेप्लिकेशन इज वेरी स्लो, समटाइम्स रेप्लिकेशन स्लो होता है, क्योंकि कभी कभी ड्यू टू लेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, सम इंटरनल प्रोसेसिंग, एक प्रोजेक्ट सीएसएस के साथ स्लोली इंटरैक्ट कर पाता है। इंटरनल सीएसएस आर वेरी फास्ट, इनलाइन सीएसएस आर सुपर फास्ट, बट दे आर कंपैरेटिवली स्लो। ओके, ये इसका एक लिटिल डिसएडवांटेज था। एडवांटेज क्या है कि एक बार आपने बना ली, अब आप किसी भी पेज पर ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। अ कंप्लीट सीएसएस will be transferred immediately. It occupied less space in the project. आपको बहुत ह्यूज कोडिंग हेड में नहीं लिखनी पड़ती और रिपीटेशन नहीं करने पड़ती। ओके, तो देयर आर सम एडवांटेजेस एंड बिसाइड दैट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। अब इस पर हमने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया। अब ओपन करने के बाद यू जस्ट डिलीट एवरीथिंग, यहां से आप सब कुछ डिलीट कर दीजिए। आपको यहाँ पर स्टाइल लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब हम इसको तो हम कंट्रोल कर लेंगे 200 पिक्सल से, यानी कि क्लोज इट। ओके, यहां पर हमने 200 सेट कर दिया। ओके, अब हमने कहा H2 और H2 के बाद हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर कोलन पेल टॉर्क्वाइस, एक अच्छा कलर है, ट्राई कीजिए। ओके, एंड फॉन्ट नहीं सॉरी, कलर कोलन ब्लैक एंड फॉन्ट साइज कोलन नथिंग लाइक। फॉन्ट साइज की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि H2 का अपना एक स्पेसिफिक फॉन्ट साइज होता है। नाउ आई वांट टू सेव इट, सेव ऑल एंड क्लोज इट। और क्लोज करने के बाद में हम यहां पर आ गए एंड आई वांट टू रन माय प्रोजेक्ट। Now you can see that the heading is coming, अभी आई नहीं आ रही है, बट उस पर CSS अप्लाइड नहीं है क्योंकि आपने CSS क्रिएट तो करी है, लेकिन अभी वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। You have created the CSS, that's okay, but it is still not the part of project. Okay, इस पर कोई CSS अभी अप्लाइड नहीं। Now what we have to do, just stop this और यहां से इसे ड्रैग कीजिए और ड्रैग करने के बाद हेड सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। दैट्स इट। अगर आप ये पूरा कोड लिख सकते हो तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। अब आपको एक चीज और बता दें, यहां पर यू हैव टू बी नॉलेजेबल। देखो, ये जो ड्रैग करके ड्रॉप करने की फैसिलिटी है, कुछ भी ड्रैग करके ड्रॉप कर लो, कुछ भी ड्रैग करके ड्रॉप कर लो प्रोजेक्ट पर, कुछ भी ड्रैग करके अगर तुम ड्रॉप कर लो प्रोजेक्ट पर, तो इसको हम लोग RED कहते हैं, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट। तो ये रैपिड एक्शन डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया, और आपका ASP.NET फुली रैड डेवलपमेंट पे था, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट। उसमें कुछ भी आपको क्रिएट नहीं करना था, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना था। ओके, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट कॉपी पे लिखिए। अब उसके बाद हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। Now I think the CSS should be supportable in our project. Absolutely fine. Now the background is pale turquoise and the black color. Okay, everything is fine. Now you can compare with this field. This is without CSS, this is with CSS, and you know that कि अगर आपकी कुछ CSS आ गई है तो आप ज्यादा भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, कुछ चीजें तुमको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेगी, ठीक है?
अब क्या है, सुनो मेरी बात सुनो, यहां पर तुमने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद में तुमने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, सेव कर दिया, तुमने पूरे प्रोजेक्ट को सेव कर लिया, ठीक है, और उसके बाद तुमने इसको रन किया, अंडरस्टैंड। अब रन करने के बाद हम तीसरा पेज रन करते हैं। देखो कभी कभी क्या होगा, दिस इज माय फर्स्ट पेज विदाउट सीएसएस, दिस इज माय सेकंड पेज विद एक्सटर्नल सीएसएस इंटीग्रेशन, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस को हमने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया। थर्ड एग्जांपल सर क्या है, whenever you are changing in the external css, that reflection will be occur on the page। कभी कभी प्लीज नोट डाउन, कभी कभी ये रिफ्लेक्शन जल्दी हो जाएगा, जैसे अभी हो गया, बट कभी कभी ये रिफ्लेक्शन जल्दी नहीं होता है। तो क्या करना होगा आपको, प्रिकॉशंस, तो क्या करना होगा आपको, आप अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, ठीक है, इसको आप रिमूव करेंगे, मैं सारे आपको प्रिकॉशन पॉइंट्स बता रहा हूं, रिमूव करेंगे, इट विल टेक हार्डली 1 सेकेंड, और उसके बाद फिर से इसको ड्रैग कर दें, अंडरस्टैंड। तो अगर कभी कभी आपके सीएसएस के रिफ्लेक्शंस आपके प्रोजेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरह से एक एक्टिविटी करके उन्हें ला सकते हैं। क्लियर? इससे क्या होता है, बफरिंग क्लियर हो जाती है, टेम्परेरी फाइल्स रिफ्रेश हो जाती हैं, और फिर से प्रोजेक्ट अपने आप को नई सीएसएस के साथ मिक्सअप और कोऑर्डिनेट करने लगता है। इफ यू विल रिप्लाई टू मी, then I will provide the lecture in more effective manner. Otherwise, I will lose the interest also. So if you are getting, please reply. Do you understand? Yes, sir. Okay. I really appreciate to the few students, they always reply on my work, but most of the students are very silent. So abhi to starting hai, but you have to proper coordinate with me in this course. Otherwise वैसा कोर्स मैं नहीं करवा पाऊंगा जैसा मैंने सोचा है, understand? Okay, sir. Okay, so please reply. You can, it doesn't mean कि आप reply करिए yes sir I understand, आप ये भी करिए sir can you please repeat again, I don't understand this thing, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। Now I have created one folder, अब ये फोल्डर में आप कोई भी और मल्टीपल सीएसएस भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि यहां पर कुछ और सीएसएस हो और वहां पर कुछ और सीएसएस, तो यू कैन चेंज योर सीएसएस एज पर योर। सर इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है, ओके, दिस इज द रिप्लाई ऑफ द वन स्टूडेंट हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ओके, अब सर ये रेजर क्या है सर, हाउ वी कैन डू दैट? ओके, तो रेजर ये है, सपोज हमें एक लूप चलाना है, ओके, INTI I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, this is my loop. ओके, ये हमारा एक लूप है और हम चाहते हैं कि जो I की वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, तो आई हैव रिटन सिंपल I। अब क्या होगा, देखो तुमने तो इसको ऐसे लिखा है कि ये एक C# का सिंटैक्स और कोड है, बट HTML उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। सी, just like that, a normal for loop is coming, see like that, मतलब this code is treating like a normal text, but this is not a normal text, this is a C# code। तो हम चाहते हैं कि ये अगर C# कोड है तो प्रोग्रामिंग के फॉर्म में एग्जीक्यूट हो, not like that। okay,
नाउ द ready for understanding razor block. This called razor block. इसको हम लोग razor block भी कहते हैं और razor view engine भी कहते हैं, but razor block ज्यादा famous name है. Okay, now just I want to delete it. First of all आपको वो एरिया देखना पड़ेगा जहां पर आप लिखना चाहते हैं. ठीक है, तो हमने कहा सर I want to put up #3 executing for loop and printing natural number. Now, अब हमें रेजर ब्लॉक लिखना है तो @ येलो कलर से आएगा और बिल्कुल देखो अगर तुमने ब्रैकेट यहां लगा दिया, ठीक है, तो अवॉइड करना कि नीचे लगाने से, हमेशा @ ये तुम्हारा रेजर ब्लॉक बना दोनों येलो से INTI. अब तुम C# में आ गए. नाउ यू कैन राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू C#. सब कुछ C# है. ये देखो तुमने टैब दिया, अपने आप उसने कंप्लीट कर दिया क्योंकि ये C# की फैसिलिटी है. ओके, बट आई एम राइटिंग नॉर्मल अभी नहीं. फॉर I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको शुरू के 10 दिन या 5 दिन डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग पीरियड आपको रेजर पे ही काम करना हो. रेजर पे ही आपसे काम करना है. ओके, अब देखो हमें आई प्रिंट करना है, बट आई को प्रिंट करने के लिए वी नीड अ सरफेस. तो वैसे तो हम आई को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बट इट विल शो सम एरर क्योंकि कोई सरफेस नहीं. मतलब सरफेस का मतलब या तो आप उसको हेडिंग में लिखिए या फिर आपको स्पैन टैग में लिखिए या फिर आपको पैराग्राफ. तो हम इसको स्पैन में लिखते हैं. स्पैन बहुत अच्छा टैग है. क्यों अच्छा है? देखो H2 क्या होता है, H2 H1 ये सराउंडिंग स्पेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं. मतलब जो ये हैं वो तो हैं ही. जैसे एक आदमी बैठ गया कहीं पर, उसने चेयर पे बैठ गया. अब क्या है कि वो बड़ा अजीब आदमी है, वो जितना स्पेस लेता है बैठने के लिए तो ठीक है, बट और भी स्पेस वो ऑक्यूपाइड कर लेता है चारों तरफ से. ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए और भी स्पेस कि देखो इतने एरिया में कोई नहीं बैठेगा. बट स्पैन सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है. तो हमारा जो स्ट्रक्चर है HTML का वो डिस्टर्ब नहीं. अब हमने यहां पर आई लिख दिया. अब देखो आई लिख दिया. अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको बतानी है कि जब आई लिखेंगे, आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्रिंट हो, फिर आई की वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट हो, 4 प्रिंट हो. ये होना चाहिए, बट होगा कुछ और. देखो क्या होगा. लेट मी कंपाइल. ओ सिर्फ आई आ गया ये तो, बट वेयर इज द वैल्यू ऑफ आई विच इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल. तुमको C# हमने इस आज के दिन के लिए पढ़ाई थी. ओके, मैंने 2 पर्पस के लिए पढ़ाई थी. एक पर्पस तो मेरा पूरा नहीं हो पाया कि हम तुमको ASP.NET में C# का यूज करवाएंगे और एक तुमको MVC में C# का यूज करवाएंगे. C# हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है. ओके, अब देखो, अब चाहते हो तो तुम सर क्या हुआ सर, इसकी जरा सा हायरार्की पढ़ाइए मुझे. एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, बहुत ध्यान से सुनो. सबसे पहले तुमने रेजर व्यू स्टार्ट किया, रेजर ब्लॉक. अब तुम C# एनवायरनमेंट में आ गए. ओके, अब C# एनवायरनमेंट चल रहा है, लेकिन तुमने स्पैन टैग यूज कर लिया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तुम HTML एनवायरनमेंट में आ गए. सर पहले रेजर ब्लॉक स्टार्ट किया था तो आप C# में थे, लेकिन जैसे ही तुमने स्पैन टैग स्टार्ट करा तुम फौरन C# से HTML एनवायरनमेंट में आ गए. यस टेल मी. सर हम लोग इसके अंदर लिख देंगे यही रेजर के अंदर, स्पैन टैग के अंदर. हाँ फिर से स्टार्ट. हाँ, नहीं अब देखो कैसे करेंगे. तो आई जब तुमने प्रिंट करा, बहुत ध्यान से देखो एक्चुअली हो क्या रहा है बैकग्राउंड में. तो ये आई को ट्रीट कर रहा है
क्योंकि वो लिखा है HTML के अंदर, ये HTML एरिया हो गया। अब HTML के अंदर वो आई को वही आई समझता है जो कि तुमने इंग्लिश में पढ़ा है, अल्फाबेट आई, बट हमें वो आई नहीं लिखना है, हमें वो आई लिखना है जिसका लूप चल रहा है। देन यू हैव टू पुट @ बिफोर इट। अंडरस्टैंड? तो जैसे ही तुम @ लगाओगे वो इसे C# का डिफाइंड वेरिएबल ट्रीट करने लगेगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. Okay. Now, I just want to save this and want to run, then you will see the impact. बिल्कुल अगर तुम जरा सा भी now absolutely fine, but sir it is looking very small. हमने स्पैन टैग में क्यों लिखा? क्योंकि हम इसे CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट आई वांट टू पुट इन द स्टाइल टैग, ऑलरेडी है स्पैन, इसका ये भी हो जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों CSS चल रही है साथ में, ठीक है। और स्पैन के अंदर हम सबसे पहले इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्लू, ओके, एंड फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। अब देखो, अब थोड़ा तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। आर यू गेटिंग सम इंप्रूवमेंट? ओके, और अगर तुम इसे 24 कर लो तो तुम्हें थोड़ा और इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। नाउ एब्सोल्युटली फाइन। ओके, ये तुम्हारे लिए हमने और एनलार्ज कर दिया। सर आई वांट टू प्रिंट दिस इन वर्टिकल ऑर्डर नॉट हॉरिजॉन्टल, तो फिर यहां पर तुम क्या करोगे, एक br टैग यूज कर लो, then immediately your alignment will be changed like that. Do you understand? Now this is the best example of your HTML, CSHTML. इसे हम कहेंगे CSHTML. This is an example of CSHTML. Example of CSHTML. देखो, अगर तुमसे एग्जामिनर कहता है या पेपर में कहता है राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ CSHTML, तो व्हाट एग्जैक्टली वो क्या चाहता है आपसे? वो चाहता है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करें, create an example which have some HTML tags and also some C# code. Okay, so CSHTML means C# and HTML means hypertext markup language, and the combination of both is called CSHTML. Do you understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Excellent. ठीक है, देखो कितना टाइम लगा इतनी बात को, लेक्चर को लेने, कितना टाइम लगा? बहुत कम, और तुमने एक चीज सीख भी ली। इसी तरह से हमें अपने इस कोर्स को लेकर आगे जाना है। ओके, अब बहुत ज्यादा बोर फील करें, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं, आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, मैं बहुत छोटे क्लासेस लेता हूं और बहुत इफेक्टिव क्लासेस लेने की कोशिश करूं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? अब तो आप पूरा C# कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे इतनी बात समझ में आ जाती, तो प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑटोमॉर्फिक, सीरीजेस, आपका ट्रायंगल चेकिंग, सब कुछ अब आप बना सकते हैं इसी प्रोजेक्ट में। ओके, जो कि अभी हम लोग करें। ठीक है, अब एक तो अभी आपका C# HTML चलेगा थोड़ा, और कल हम आपको 4 पेजेस के लिंक्स करवाएंगे और उसके अंदर चारों पेज पे डिफरेंट CSS होंगी। ओके, डिफरेंट C# कोड होंगे। ओके, अच्छा, अगर आपको मान लीजिए कि कुछ कमेंट करना है, देखो आपको कुछ ये पूरा पार्ट कमेंट करना है, तो इस पूरे को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको एक ग्रीन दे रखा है और एक ब्लैक दे रखा है, तो बस आप ग्रीन पे टिक कर दीजिए, नॉट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट, और वापस सेलेक्ट करके क्रॉस कर दीजिएगा, वो अनकमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब होता है एनी टेक्स्ट बिटवीन comment section, the C# compiler treated as comment and will ignore by the compiler. Compiler उसे इग्नोर कर देता है। ओके, तो सबसे पहले आप कोर्स में अपनी क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए। जब तक आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी, जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये कोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास का वेट रहेगा, आप वेट करते रहेंगे